हेलो गाइस, माई सेल्फ वंदना शर्मा एंड वेलकम ऑन माई चैनल नेट केमिस्ट्री हब। आज हम डिस्कस करेंगे रिवीजन कोर्स में नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो आई होप आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहे। सो लेट्स बिगन एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन। सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हम इलेक्ट्रोलाइट किस केस में कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन, उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी हम उस केस में कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेस पर। ठीक है, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट इस केस में कहते हैं। और ये क्या होता है? स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, यानी कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं होते, स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो नेक्स्ट देखना आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, तो E2C। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है? एक कैथोड और एनोड देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और एनोड। तो कैथोड तो होता है इसमें, कैथोड पर होता है ऑलवेज रिडक्शन और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इस पर पॉजिटिव होता है और इस पर नेगेटिव होता है, और गैल्वेनिक सेल में इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा है इस केस में। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है कुछ फॉर्मूलाज जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला आपको वोल्टेज वाला V=IR, और सेकंड फॉर्मूला R रेसिस्टेंस वाला ρL/A, ये रेसिस्टिविटी। अब इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? तो 1/ρ = 1/R × L/A। इसे हम क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। तो इसे सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, एक ये और एक ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी यानी कप्पा, और कप्पा को हम 1/ρ रेसिस्टिविटी, और इसकी यूनिट अगर देखें तो ओम सेंटीमीटर = इसे ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कंडक्टिविटी की, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर कंडक्टेंस की बात करें वो भी आ जाएगी अभी, तो पहले ये देख लेते हैं। तो कंडक्टिविटी को एक तरीके से ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ ओम इनवर्स को हम सिमन लिख सकते हैं डायरेक्ट, सिमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, सिमन मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से हमें यूनिट मिल सकती है। यानी ओवरऑल ये क्या हुई? लेंथ ही तो है, सिमन लेंथ और इनवर्स। ठीक है, ये हो गया इसका। फिर बात करते हैं हम रेसिस्टिविटी। जो रो आया ना, कप्पा = 1/ρ, उसे रेसिस्टिविटी कहते हैं, रेसिस्टिविटी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लेते हैं R × A/L। ठीक है, ये है रेसिस्टेंस, R है रेसिस्टेंस। तो इसके लिए रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। ये करंट, ये हो गया एरिया, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये लेंथ हो जाएगी सेंटीमीटर। तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें रेसिस्टिविटी की यूनिट मिलेगी ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करें हम यूनिट्स की। फर्स्ट तो बात करेंगे हम करंट की। तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ये आप सभी को पता है, एम्पियर होती है इसकी यूनिट, एम्पियर। फिर रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस = ओम। ये रेसिस्टिविटी है, ये रेसिस्टेंस है, तो दोनों में डिफरेंस लेके भी हम याद रख सकते हैं। रेसिस्टिविटी में ओम सेंटीमीटर है और रेसिस्टेंस में ओनली ओम रहेगा। अब बात करते हैं कंडक्टेंस। जैसे कंडक्टिविटी का हो गया था सिमन सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ हो जाएगा, ये होता है 1/R रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इसकी होती है रेसिस्टेंस की ओम,
1/ओम, और ये हो जाएगा कंडक्टेंस का ओम इनवर्स। तो यहाँ देखो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में डिफरेंस कर सकते हैं। यहाँ सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी ये ले लो चाहे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ केवल ओम इनवर्स है। और रेसिस्टेंस की बात करें तो केवल ओम, और रेसिस्टिविटी की बात करें तो ओम सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर इसमें आ जाएगा, इसमें मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, और इस ओम को हम सीमन भी कहते हैं, सीमन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं हम, तो ऐसे ही हम कंप्लीट करेंगे इसको। फिर है लैम्डा मोलर कंडक्टेंस, ये होती है कप्पा इंटू वीएम, और हम इसे फर्दर इस वे में भी लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस कप्पा डिवाइड बाय सी, कंसंट्रेशन से भी डिवाइड करते हैं इसको। तो इसमें इसकी यूनिट को भी देख सकते हैं हम कि कप्पा की क्या होती है, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स में आ जाएगी। कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर, तो इसकी यूनिट क्या लिखोगे, फिर इसी से लिखोगे, तो ये बन जाएगी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना होता है इसकी यूनिट। अब लेंगे हम, ये होगी मोलर कंडक्टेंस के केस में। अब लेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा बाई में सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसमें हम कंसंट्रेशन को इस तरीके से डील करते हैं कि नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू में जेड फैक्टर। ठीक है, अब कुछ यूनिट कन्वर्जन है जो यहाँ पर हमें काम आएगी कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर या 1000 डेसीमीटर क्यूब, एंड 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml एंड 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में भी और थर्मो में भी काम में आती है हमें यूनिट कन्वर्जन। तो ठीक है, अब नेक्स्ट इसी पर कंटिन्यू करते हैं, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस में नेक्स्ट है कि मोलर कंडक्टेंस इस तरीके से भी हम निकालते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में दो रिलेशनशिप है, जो है जेड फैक्टर इक्वल इनटू लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये रिलेशनशिप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ जो जेड फैक्टर है, जेड फैक्टर इक्वल टू है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझ लेते हैं कि आपको कैसे निकालना है। एग्ज़ाम्पल है Fe2SO4 होल ट्राइस, इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 2Fe3 प्लस 3SO4 2 माइनस। तो यहाँ या तो पॉजिटिव टर्म ले लो दोनों की, या दोनों की नेगेटिव टर्म ले लो, आपको केवल जेड फाइंड आउट करना है। तो जेड फैक्टर यहाँ क्या होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3 यानी 6, तो जेड फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, इन दोनों में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो हमें ध्यान में रखने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज विथ डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। और इसमें हमें ये ग्राफ भी देखते हैं हम, इसमें जब हम इनको रीड करते हैं तब एक तो हमें ये मिलता है डिक्रीज होता हुआ, और एक शार्प डिक्रीज होता है, ये शार्प डिक्रीज है और ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये है मोलर कंडक्टेंस के बीच में और
रूट कंसंट्रेशन के बीच में। और ये किससे हम डील करते हैं? बाय कोलरॉस लॉ। ठीक है, तो ये तो हो गया ये वाला ग्राफ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखते हैं। और ये वाला हम ग्राफ देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और यहाँ ये क्या देखने को मिलता है? रैपिड चेंज। ठीक है, तो ये हमें कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में देखते हैं। ये कोलरॉस लॉ यहाँ पर डील करते हैं इसके साथ में। तो इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो नेक्स्ट लेते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ध्यान में रखना आपको। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसमें जो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं आपको, फर्स्ट है K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस सी। तो यहाँ अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इसमें फॉर्मूले में इस नीचे वाली टर्म को इग्नोर भी किया जाता है। कब किया जाता है? जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 10 की पावर -2 हो, तब हम इस अल्फा की इस टर्म नीचे वाली टर्म को कंप्लीट इग्नोर कर देते हैं। क्या करना है आपको? इग्नोर करना है। तब ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा K इक्वल्स टू डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। और इसमें आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गेट और नेट दोनों में ही मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। फिर आता है पीके वैल्यू। तो पीके का फॉर्मूला है -log_Ka। इससे भी क्वेश्चन बना, ये दोनों कनेक्टेड है क्वेश्चन आपस में। फिर नेक्स्ट आपको अल्फ़ा का फॉर्मूला जो कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन या अपन जो अल्फ़ा डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए पढ़ते हैं, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। एक अब इसमें ग्राफ भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि लैम्डा m 1/λm अपॉन में 1/λ इनफाइनिटी प्लस में c लैम्डा डिवाइड बाई k लैम्डा स्क्वायर एट इन्फिनिटी। तो इसमें हमें ग्राफ मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक्स वाई एक्सिस पर और ये होगी कंसंट्रेशन लैम्डा m एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ से आपको ग्राफ मिलेगा, ये हो जाएगी स्लोप K डिसोसिएशन कांस्टेंट मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूट का स्क्वायर, जो मिला हुआ अपने को उसी वे में करना है हमें। तो ये हो जाएगी। तो यहाँ से आपको इतना ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो है डिबाई-हकल। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डिबाई-हकल में आपको क्या क्या फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं वो यहाँ डिस्कस करेंगे। डिबाई-हकल ऑन-सेगर थ्योरी। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें एक तो हमें देखने को मिलता है एसिमेट्रिक इफेक्ट, और सेकंड देखने को मिलता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो ये किस एसिमेट्रिक इफेक्ट ड्यू टू आयनिक एटमॉस्फेयर, यानी किस रीजन से एसिमेट्रिक इफेक्ट क्रिएट होता है? तो ड्यू टू आयनिक एटमॉस्फेयर। और नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट ड्यू टू हाइड्रेटेड स्फीयर। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इसमें जो फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट डिबाई-हकल ऑन सेगर थ्योरी में, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस a लैम्डा इन्फिनिटी प्लस में b
रूट सी। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इसमें हमें इस फॉर्मूले में जो ये a है उसे हम लेते हैं a इक्वल टू 1/t, ठीक है। और ये जो b है वो है b इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ηt, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये जो a टर्म है वो हमें कब मिलती है? ये a टर्म है वो हमें इंडिकेट करती है कि डिक्रीज ड्यू टू एसिमेट्रिक इफेक्ट। तो a से याद रख सकते हैं कि ये जो a वाली टर्म है वो डिक्रीज होती है ड्यू टू एसिमेट्रिक इफेक्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो b वाली टर्म है वो बची हुई रिमेन जैसे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, तो ये इसको रिप्रेजेंट करती है, डिक्रीजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस में a लैम्डा एम इन्फिनिटी प्लस b रूट सी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है और ये कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है कोलराउस लॉ। तो इसमें भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं। मैं केवल इम्पोर्टेंट ही चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पर, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यूनी वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। किसकी बात करते हैं हम यहाँ पर? यूनी वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो एग्जाम्पल है NaCl। नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला जो आपको याद में रखना है जो इम्पोर्टेंट है, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस b रूट सी, ठीक है। यहाँ जो लैम्डा एम इन्फिनिटी है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये लैम्डा एम इन्फिनिटी है जो डिपेंड करता है स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये डिपेंड करता है B डिपेंड्स ऑन स्टाइक्योमेट्री। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, यहाँ से स्टाइक्योमेट्री, ठीक है। फिर आपको यहाँ इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये फॉर्मूला और ये जो इन कांस्टेंट के लिए बताई है वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है अपना ट्रांसपोर्ट नंबर। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहला फॉर्मूला T प्लस T माइनस इक्वल टू 1, ठीक है। और ये है ट्रांसपोर्ट नंबर T कैटाइन के रिस्पेक्ट में बताएंगे तो करंट के रूप में दिखा रहे हैं, तो I प्लस I कैटाइन प्लस में दोनों का ऐड, ठीक है। अगर चार्ज के रूप में तो Q प्लस प्लस Q माइनस। अगर आयनिक मोबिलिटी के रूप में दिखाएं तो म्यू प्लस अपॉन में म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस, ठीक है। और स्पीड के रूप में दिखाएं तो V प्लस कैटाइन के रूप में V प्लस प्लस V माइनस, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस T प्लस माइनस, क्योंकि T प्लस तो हम दिखा रहे हैं ना, क्योंकि हमने क्या लिखा है, ये इसको अरेंज ही तो करना है। तो T प्लस को रिप्रेजेंट किया है तो इधर 1 माइनस T माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान में रखेंगे आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी में कौन कौन से फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं वो यहाँ देखते हैं। आयनिक मोबिलिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो सबसे पहले तो म्यू कैटाइन के रूप में लें तो स्पीड डिवाइड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं स्पीड डिवाइड बाय में पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिखते हैं हम डेल फाई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ। और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स डिवाइड बाय में वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओवरऑल यूनिट मिल जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये चीज़ ध्यान रखनी कि ये आयनिक मोबिलिटी की यूनिट है। अब सेंटीमीटर को मीटर में भी लिख सकते हैं, तो कैसे भी आपको मिल सकती है, सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला इसमें ध्यान में रखना है, ये होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसमें फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है एट इन्फिनिटी पर, ये हो गया इन्फिनिटी, तो लैम्डा एम इन्फिनिटी कैटाइन, ये चार्ज, ये फेराडे इनटू में फेराडे, ये हो गया चार्ज ऑन कैटाइन, एनायन भी हो सकता है। तो इसकी आयनिक मोबिलिटी है तो यूनिट वही रहेगी। ठीक है, वोल्ट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकंड इनवर्स, तो यूनिट दोनों ही केस में सेम ही रहनी है। ठीक है, निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं हम स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की। तो स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट हम AgCl को पढ़ते हैं, उसी की बात करेंगे। फॉर स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स, तो AgCl को ब्रेक करते हैं Ag प्लस Cl माइनस। तो इसमें केस भी इसके बेसिस पे क्या लिख के आए हैं, Ag प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ हम KSP को इसमें कैसे लिखते हैं, एस स्क्वायर के रूप में। और सोल्यूबिलिटी के लिए तो ये कंसंट्रेशन ही होती है सोल्यूबिलिटी, तो यूनिट भी इसकी क्या होगी, मोल पर लीटर। ठीक है, और इस सोल्यूबिलिटी के लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं K सॉल्ट अपॉन में लैम्डा इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना आप। यहाँ से ये एस स्क्वायर भी केस इस स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखेंगे अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इसमें हम ग्राफ जो लिखते हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट ही देखेंगे। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, फिर सेकंड देखते हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, फिर थर्ड देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के। तो यहाँ पर इनके बीच में जो ग्राफ मिलता है अपने को, तो यहाँ वॉल्यूम देखते हैं इधर, और ये इधर हो जाता है ये। तो यहाँ पर हमें इसमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में हमें ग्राफ मिलता है कुछ इस तरीके का, और इसमें मिलता है हमें कुछ इस तरीके का। नेक्स्ट फोर्थ है वीक एसिड और वीक बेस, तो इसमें हमें ग्राफ मिलता है ये। नेक्स्ट है मिक्सचर वाला, जिसमें मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड वर्सेस में स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें हमें जो ग्राफ मिलेगा मिक्सचर का है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरीके का मिलता है। जो पहला मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो नेक्स्ट यहाँ जो मिला है
ये मिलेगा न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम ऑफ बेस फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। नेक्स्ट लेते हैं, अब नेक्स्ट लेंगे गैल्वेनिक सेल। पहले हमने फर्स्ट देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें करंट जो चेंज हो रहा था वो था ई से सी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। अब देखेंगे गैल्वेनिक, तो इसका रिवर्स हो जाएगा जो भी हमने देखे थे। तो यहाँ पर चेंज किस में होगा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब यहाँ पर कैथोड एनोड की भी बात कर लेते हैं, कैथोड और एनोड। तो यहाँ रिडक्शन कैथोड पर, तो यहाँ पर अब की बार पॉजिटिव साइन रहेगा, और यहाँ ऑक्सीडेशन एनोड पर, ऑक्सीडेशन ऑलवेज बस साइन में ही चेंज होता है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन, बस साइन का चेंज होगा। गैल्वेनिक सेल में आपको ये तरीका याद रखना, लोन अपने आप आपको ध्यान में रह जाएगा, एक ध्यान में रहेगा तो फिर आपको रिलेट करके इनको याद रख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोन तो है, लोन है लेफ्ट, जो नोटेशन करते हैं अपन सेल की, तो उसमें लेफ्ट साइड में एनोड को लेते हैं, फिर इसका ऑक्सीडेशन, ओ यानी ऑक्सीडेशन, और ये हो जाएगा एनोड, और इसका साइन होता है नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पर, बाकी सब आप कर लोगे। फिर अब बात करते हैं अपन डेल्टा जी की एंड सेल पोटेंशियल की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो डेल्टा जी एंड सेल पोटेंशियल, तो डेल्टा जी का वही फेमस फॉर्मूला है -NF ई सेल। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम क्या कंडीशन लेते हैं यहाँ पर कि सेल स्पॉन्टेनियस वर्क कर रहा है या नहीं, तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और ई सेल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ भी देख लेते हैं, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर -NF ई नोट, तो ये स्टैंडर्ड है इस बार, वो पहले नॉर्मल कंडीशन थी, तो ये स्टैंडर्ड है। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं, और ये ई नोट सेल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि जो ई सेल है वो एक्सटेंसिव है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको ध्यान में रखना है। नर्स्ट इक्वेशन भी देख लेते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT बाई NF ln Q। और डेल्टा जी में भी हम एक फॉर्मूला देखते हैं, डेल्टा जी गिव्स फ्री डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें एक मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हो तो इसको हम मॉडिफाई करके ये भी लिख सकते हैं। इसके बेस ऊपर मैंने क्वेश्चन भी कराया था, तो मैंने ये चीज़ वहाँ पर भी एक्सप्लेन की थी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो इसको। नर्स्ट इक्वेशन का एक क्वेश्चन करवाया था वहाँ पर log Q, तो 0.059 से आपको इसको मल्टीप्लाई और करना है। कब करना है, 825 डिग्री ओनली। ठीक है, सेल्सियस पर। अब इसकी एप्लीकेशन और देख लेते हैं। एप्लीकेशन में हम लेते हैं, फर्स्ट लेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन में फर्स्ट है एट इक्विलिब्रियम, तो एक इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 जाता है। ठीक है, और फॉर्मूला हम यहाँ पर ई नोट सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई n log K। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने डेल्टा जी को 0 कर दिया है, इट मीन्स ई सेल भी क्या हुआ है, 0, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ, सॉरी स्पॉन्टेनियस ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर लिया हमने, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अगर डेल्टा जी 0 है तो ई सेल भी 0 हो जाएगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस के लिए हमने क्या कहा था कि डेल्टा जी तो नेगेटिव होना चाहिए और ई सेल पॉजिटिव, तब ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमें देखना होता है इसमें डेल्टा जी, जो हमने देखा है डेल्टा जी NF ई सेल। थर्ड है यहाँ पर एंट्रोपी का NF डेल E बाई डेल T एट कांस्टेंट P। इसे कहते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अब एक चीज़ और देखनी है हमें, नेक्स्ट फॉर्मूला भी ले लेते हैं पहले। फोर्थ आपको ध्यान में रखना है डेल्टा H एंथैल्पी का फॉर्मूला NF T डेल E डेल T एट कांस्टेंट P माइनस में E। नेक्स्ट याद रखना आपको EH प्लस H2, ये E सेल ध्यान में रखना होता है, pH निकालने में काम आता है, माइनस 0.0591 pH। और सिक्स्थ फॉर्मूला याद में रखना है E सेल, जब स्टैंडर्ड केमिकल सेल दे रखा हो नेक्स्ट इसमें आपको ध्यान में रखना है ये वाला फॉर्मूला प्लस में 0.0591 pH। और इसी में आपको यही राइट कर देती हूँ मैं, ये 7, ये है कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, तो किसकी केस में Ag एंड ये हो जाएगा Ag एंड Cl माइनस। तो इस केस में हम KSP को फाइंड आउट करते हैं E नोट सेल इक्वल टू 0.0591 n log KSP। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि फॉर स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, यानी किसकी बात करें हम, स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में जो E नोट सेल होता है वो नेगेटिव आता है और जो KSP की वैल्यू होती है वो वेरी लो होती है। तो ये चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि E नोट सेल है वो स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में नेगेटिव आता है और KSP वेरी लो। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इसमें आपको एक तो ये E सेल, E स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड एंड 0.0591 pH। ठीक है, तो वहाँ पीछे भी यही था, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड E सेल हो गया, SCE शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो दोनों में सेम है, पीछे भी यही था। अब ये E यहाँ pH के बीच में और यहाँ पर वॉल्यूम किसका, बेस का, इससे हम ड्रॉ करते हैं तो हमें ये कुछ इस तरीके से मिलता है। नेक्स्ट हमें इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं मिलता तो फिर हम फर्दर एक ग्राफ और खींचते हैं और वॉल्यूम ऑफ बेस इधर y एक्सिस पर और ये प्लॉट मिलता है। फिर फर्दर हमें एक इक्विवेलेंट पॉइंट के लिए हम एक सिंगल इक्विवेलेंट पॉइंट जो कि 0 पर आता है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते डबल और फिर हमें ये कोई पॉइंट ऐसे ग्राफ मिलता है इस तरीके से। इसको इधर ले लो, ये हो जाएगा इधर और फिर हम इसको, ये 0 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट है इक्विवेलेंट पॉइंट, इसे कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये पूछा भी गया है कि इक्विवेलेंट पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में मिलता है, तो ये डेल स्क्वायर E dV स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन इसमें ही कि अगर वॉल्यूम बेस के रिस्पेक्ट में ले तो एसिड के रिस्पेक्ट में, ये बेस के रिस्पेक्ट में था, अब एसिड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, वही E और pH का इसका उल्टा बन जाएगा, अब ऊपर से बनेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी। तो
ये हो जाएगा इसका भी उल्टा, तो दोनों का उल्टा हो जाएगा। इस बेस में जो मिल रहा है उसका एसिड में उल्टा मिलेगा। अब लेते हैं हम कंसंट्रेशन सेल। तो कंसंट्रेशन सेल में भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट तो इसका टाइप है, इसमें टाइप भी होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। फिर है सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। तो इसमें आपको जो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, पहले इसका सेल नोटेशन बना देती हूँ। प्लेटिनम H2P1, आपको इस तरीके से ये सेल मिलेगा। इसे हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। C1 ब्रिज HCl C1 आयंस, P2 प्रेशर है ये, एंड प्लेटिनम। तो ये है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। और इसमें ई सेल हम फाइंड आउट करते हैं। ई सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई, इसमें 2 लेंगे, 2 लेते हैं, इसमें n नहीं लेना, 2 लेने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और log P1 बाई P2। तो स्पॉन्टेनियस बनाना, इसमें जो ई नोट सेल होता है वो 0 होता है, तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो उस बेसिस पर हम इसमें यहाँ पर इग्नोर करते हैं और यहाँ पर ई सेल लिखते हैं। तो ई सेल यहाँ पर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव टर्म में लिया जाता है, नेगेटिव में नहीं लेते। तो यहाँ पर P1 बाई P2 लिखते हैं। अब वो क्योंकि सेल को वर्क कराना है, इसलिए ई सेल आपको पॉजिटिव, जिसमें P1 इज़ ग्रेटर देन टू P2, यानी अगर ये 4 है तो ये 2 होना चाहिए। इस तरीके से ओवरऑल आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए ई सेल। अब इसमें 2 टाइप है। पहला तो है विथ ट्रांसफरेंस, यानी आयंस का क्या हो रहा है, ट्रांसफरेंस हो रहा है, और फिर वहाँ पर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो ये विथ ट्रांसफरेंस में होता है। और दूसरा होता है विदाउट ट्रांसफरेंस। तो इसमें लेते हैं हम साल्ट ब्रिज, इसमें हम साल्ट ब्रिज बनाते हैं, यानी आयन डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टाइप में रहता है, और वहाँ पर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और इसके लिए फिर हमें फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। तो विथ ट्रांसपेरेंट और विदाउट ट्रांसपेरेंट, तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। पहले तो नेक्स्ट लेते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लेना है। अब पहला तो लेते हैं विथ ट्रांसपेरेंस के रिस्पेक्ट में। तो सेकंड टाइप में फर्स्ट टाइप है विथ ट्रांसफरेंस, तो इसमें आपको फॉर्मूला लेना है। तो इसका फॉर्मूला लिखना आपको विथ ट्रांसफरेंस, शॉर्ट में लिख रही हूँ WT, यानी विथ ट्रांसफरेंस 2T माइनस RT बाई NF ln C2 बाई C1। ये हो गया विथ ट्रांसपेरेंट। अब बात करते हैं विदाउट की। तो विदाउट ट्रांसफरेंस में क्या होगा, EWOT विदाउट ट्रांसफरेंस इक्वल टू, इसमें केवल RT अपॉन में NF ln C2 बाई C1 लिखना आपको, यानी ये टर्म नहीं लिखनी है। 2T माइनस ये आएगी विथ ट्रांसपेरेंस के साथ में, और विदाउट ट्रांसपेरेंस जिसमें आयंस ट्रांसफर नहीं हो रहे। अब यहाँ पर आपको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुई थी, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल LJP, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है RT बाई NF ln C2 बाई C1 एंड 2T माइनस एनाइन के लिए -1, यानी जो ये था विथ ट्रांसपेरेंस में, उसको आपको केवल माइनस करना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना, और सारा एज इट इज़ है। और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हम जो निकालते हैं वो इससे निकालते हैं विथ ट्रांसपेरेंस माइनस विदाउट ट्रांसपेरेंस, ठीक है। तो ये लिक्विड जंक्शन जो इक्वल 0 आ जाता है, और यही मिल जाता है अपने को, ऐसा हम पढ़ते हैं।
थ्योरी में। तो ये फॉर्मूले आपको इसके लिए ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट लेते हैं। अब है नेक्स्ट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये सारे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फर्स्ट होता है सबस्ट्रेट प्लस में टाइट्रेंट और इससे बनता है प्रोडक्ट, यानी सबस्ट्रेट टाइट्रेंट से रिएक्ट करता है और उसी कंडीशन पर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर ये लाइट अब्जॉर्व की हुई है, तो E बराबर ये मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है जिसको मैं E बोल रही हूँ, तो E नॉट इक्वल्स टू 0, यानी लाइट अब्जॉर्व हुई है, यहाँ नहीं हुई और यहाँ पर भी नहीं हुई, तब हमें ग्राफ मिलता है। यहाँ हो जाता है ये मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट और यहाँ वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, तो यहाँ वॉल्यूम लिया है टाइट्रेंट का, तो हमें ये मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें, जब इसने भी लाइट अब्जॉर्ब नहीं की बट टाइट्रेंट ने की है, तो नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ नहीं की, तो ग्राफ मिलेगा हमें ये वाला। थर्ड कंडीशन है इसमें कि इसने लाइट अब्जॉर्ब नहीं की, इसने भी नहीं की, बट प्रोडक्ट ने की है, तो हमें ये ग्राफ मिलेगा ये। नेक्स्ट है फोर्थ, इसने लाइट अब्जॉर्व की है और टाइट्रेंट ने भी अब्जॉर्व की और इसने नहीं की प्रोडक्ट ने, तो हमें ग्राफ मिलता है ये वी शेप का। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें अब पोलेरोग्राफी से भी आपको कौन कौन से फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट तो आपको ध्यान में रखना है ये ग्राफ, जिससे आपका ये याद होना ही चाहिए, इधर करंट और इधर वोल्टेज। तो ये हो गया, ऐसा ग्राफ मिलता है हमें इसमें, जिसमें ये तो हो गया रेजिडुअल करंट यानी I रेजिडुअल दिखा दिया, और यहाँ से यहाँ तक का होता है डिफ्यूज़न करंट यानी ID, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये होता है कंप्लीट यानी लिमिटिंग करंट। ठीक है, तो लिमिटिंग करंट को हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिटिंग करंट इक्वल टू रेजिडुअल करंट प्लस डिफ्यूज़न करंट। ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये किसके इक्वल होगा, तो इसका और इसका ऐड ही तो होगा, तभी तो लिमिटिंग करंट होता है। ठीक है, और डिफ्यूजन करंट के लिए K इंटू में C। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, C तो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज। ठीक है, और नेक्स्ट आपको डिफ्यूजन करंट में जो हम कहते हैं इल्कोविक इक्वेशन, तो ये होती है डिफ्यूजन करंट इक्वल टू 708 NC/DMT। तो ये पावर में रहती है 1/2, 2/3, 1/6। तो ये आपको इनके पावर में लेनी है, तो 708 NC/DMT 1/2, 2/3, 1/6। तो यहाँ पर और आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, हाँ, हाफ वेव पोटेंशियल, इसके लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू E हाफ माइनस 0.0591 log I अपॉन में ID माइनस में I। ये करंट है, ये डिफ्यूजन करंट, और ये I। और जो E हाफ होती है ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान में रखना है इसमें। नेक्स्ट लेते हैं हम, कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है नर्स्ट आइंस्टीन इक्वेशन। तो इसमें डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट है म्यू KBT डिवाइड बाई EZ। तो यहाँ पर E तो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज
जो कि 1.6 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम हो जाता है। और ये हो जाता है चार्ज, और ये है आयनिक मोबिलिटी म्यू, ये है आयनिक मोबिलिटी, और ये है जो मेन लिखा हमने वो लिखा है डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ये है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ठीक है, फिर आपको ध्यान में रखना है डिबाई कौन से गिरता है, ये डिबाई हक्कल ओनली। डिबाई हक्कल में लिमिटिंग लो में आपको ये फॉर्मूला लगना है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं गेट और नेट में, जेम में भी बनते हैं। लोग गामा प्लस माइनस ए मोड जेड ए प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, कैटायन और एनायन के रिस्पेक्ट में चार्ज। और यहाँ ए है वो कांस्टेंट है, वो होता है 0.509825 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है स्क्रीनिंग लेंथ, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम आते ही हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से है स्क्रीनिंग लेंथ, इसे के इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है ER E0 KBT डिवाइड बाई 2NA E²I, और इसका रूट यानी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में अब नेक्स्ट देखेंगे हम एक्टिविटी। तो एक्टिविटी इससे काफ़ी ईजी है, ये क्वेश्चन तो बन जाता है वैसे। एक्टिविटी यानी ए गामा एम इज कंसंट्रेशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसके रिस्पेक्ट में हम लेते हैं कि गामा = 1 हो जाता है, तो ए = m, इस कंसंट्रेशन के एक्टिविटी इक्वल हो जाती है। बट अगर बात करें हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेट किया सॉल्यूशन, तो गामा लेस देन 1 हो जाता है, तो यहाँ पर ये भी लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान में रखनी है डाइल्यूट सॉल्यूशन पर भी और कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और एक फॉर्मूला ये भी एक्टिविटी का ही रहता है कि x गामा y इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ से भी फॉर्मूला बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। तो ये x y है वो कोफिशिएंट ऑफ कैटायन और एनायन है, तो ये क्या है कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ कैटायन, और y हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एनायन। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट था आयनिक स्ट्रेंथ। तो इसमें आपको कौन से फॉर्मूले लिखने हैं, पहला तो I = 1/2 समेशन CI/ZI का स्क्वायर, तो कंसंट्रेशन और चार्ज का स्क्वायर। फिर आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट लेते हैं हम साल्ट इफेक्ट। तो इसमें 2 इफेक्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो फॉर्मूला आपको प्राइमरी में ध्यान में रखना होता है वह K/K0 2A ZA ZB √I। और इसमें ये फॉर्मूला फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसको सिंपल के लिए, 2A दो केस हो तब इसको √I आयनिक स्ट्रेंथ 2 की आयनिक स्ट्रेंथ 1 का डिफरेंस और मल्टीप्लाई की। ठीक है, फिर इसमें हमें ये जो ग्राफ मिलता है कि पॉजिटिव हो तब और नेगेटिव हो तब, कि चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, चार्ज ए और चार्ज बी का मल्टीप्लिकेशन जब हमें पॉजिटिव मिले, यानी कि ZA एंड ZB = पॉजिटिव, तब इधर लिखेंगे। और जब ZA ZB का मल्टीप्लिकेशन 0 मिले तब इधर इस पॉइंट पर लिखेंगे, और नेगेटिव मिले तब नीचे की तरफ लिखेंगे। तो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करना, जैसा मिले वैसा ही लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है, हमने कुछ भी यहाँ रिमेन नहीं छोड़ा है। सो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।